हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा, गुड़ा पब्लिक स्कूल गुड़ा गौड़जी झुंझुनू ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो हम पिछले वीडियोज में देख चुके थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट कहाँ व्यवस्थित होते हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया था। अब हम बात करते हैं प्रत्येक पार्ट के एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे फर्स्ट या प्राइमरी ऑर्गन क्या होता है। अपन बात करें हम सबसे पहले क्या है, प्राइमरी ऑर्गन की। और प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन किसको माना गया है, टेस्टिस को माना गया है, ठीक है ना। क्यों कहते हैं प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, क्योंकि हम बात करते हैं सब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे प्रमुख आवश्यकता होती है क्या, गैमेट्स का होना। सबसे मेन आवश्यकता क्या होती है, गैमेट्स। और गैमेट्स का निर्माण मेल के अंदर किस में होता है, टेस्टिस के अंदर होता है। इसका मतलब टेस्टिस में क्या होगा, एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा टेस्टिस के अंदर ही किसका निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। और याद रखना, मेल गैमेट्स को हम क्या बोल देते हैं, स्पर्म बोल देते हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले अब आज पढ़ेंगे किसके बारे में, टेस्टिस के बारे में। देखो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल, यानी कुछ एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि टेस्टिस, हम बात कर रहे हैं कहाँ, टेस्टिस की। सबसे पहले हम बात करें इसकी नंबर, संख्या कितनी होती है। तो ये होते हैं कितने, 1 पेयर, एक जोड़ी होते हैं, ठीक है ना। बात करें हम किसकी, कलर कैसा होता है, पिंक होता है। बात करते हैं हम इसकी किसकी, लेंथ की। लेंथ होती है लगभग कितनी, 4 से 5 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की, वो होती है लगभग कितनी, 2 से 3 सेंटीमीटर। अगर हम बात करते हैं वेट की, तो वेट होता है 10 से 15 ग्राम, ठीक है। याद रखना, आरबीएससी में इसकी लेंथ एवं विड्थ के बारे में नहीं दे रखा, लेकिन अपन एनसीईआरटी की बात करते हैं, एनसीईआरटी में क्लियर ये डाटा दे रखे हैं, ठीक है ना। अब देखो कि टेस्टिस की हम बात करें तो सब टेस्टिस की सिचुएशन क्या होती है कि एक जोड़ी यानी 2 टेस्टिस हमारे पेल्विक क्षेत्र में जांघों के मध्य एक विशेष पतली लचीली किसके अंदर, एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली के अंदर क्या होते हैं, लटके हुए होते हैं। देखो ध्यान रखना, ये झिल्ली होती है सब ये, और ये हमारी उदर गुहा से बाहर स्थित होती है, ध्यान रखना। और उदर गुहा से बाहर होती है। दूसरी ये क्या होती है, सब लचीली झुर्रीदार, यानी ये रिंकल टाइप की होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, देखो इस झिल्ली को हम नाम देते हैं क्या, स्क्रोटम भी कह सकते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, स्क्रोटल सेक भी। दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है। इस झिल्ली को हम, या ये झिल्ली युक्त, तो अब इसको जो ये थैलेनुमा संरचना होती है, इसी को हम क्या, स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक कहते हैं। ध्यान रखना, ये पतली लचीली रोमयुक्त झिल्ली होती है, उदर गुहा से बाहर स्थित होती है। दूसरा देखो इसका एक विशेष पॉइंट कि इस झिल्ली युक्त जो थैलेनुमा संरचना होती है, इसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है साहब, किसकी तुलना में, बॉडी टेम्परेचर की तुलना में, ठीक है। याद रखना, यानी ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है किसका, स्क्रोटल सेक का। किससे, बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर होता है वो लगभग कितना होता है सब, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और इस तापमान पर जो स्पर्म होते हैं उनके डेवलपमेंट, उनका मैचुरेशन एवं उनकी मोटिलिटी प्रभावित होती है। यानी 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या हम बोल सकते हैं कि हमारी उदर गुहा का जो तापमान होता है वो शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी गतिशीलता के लिए क्या होता है,
अनुकूल नहीं होता। ठीक है, इसलिए स्क्रोटल सेक का तापमान कितना होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और ये तापमान ध्यान रखना स्पर्म डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड मोटिलिटी के लिए अनुकूल तापमान माना गया है। यही कारण है कि ये कहाँ होते हैं साहब, हमारी उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। दूसरी बात देखो कि स्क्रोटल सेक है ना, ये अंदर की ओर से हम बात करें तो कुछ विशेष प्रकार की, जैसे देखो सबसे पहले हम बात करते हैं साहब स्क्रोटल सेक में विशेष मसल होती हैं। ये रही, हम बात करते हैं साहब कि स्क्रोटल सेक किसके द्वारा आवृत रहता है, विशेष प्रकार की मसल्स और स्पर्मेटिक फैसिया द्वारा ये क्या होता है, आवृत। कौन, स्क्रोटल सेक, ध्यान रखना। ठीक है, और इसके अंदर कौन स्थित होते हैं, टेस्टिस स्थित होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये टेस्टिस हो गया। अब देखो हमने बात की साहब क्या कि स्क्रोटल सेक में अंदर की तरफ ये दिखाई दे रही है पिंक कलर की लाइन, ये देखो ये है क्या, डार्टोस मसल होती है साहब। ठीक है, ये कैसी होती हैं, देखो पहली बात तो नॉन स्ट्रिएटेड होती हैं। कैसी होती हैं, नॉन स्ट्रिएटेड यानी अरेखित होती हैं। ध्यान रखना, डार्टोस मसल किस टाइप की होती हैं, अरेखित टाइप की होती हैं। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या इन मसल्स का काम क्या होता है, देखो ये पूरे स्क्रोटल सेक की दीवार को आस्तरित किए हुए होती हैं और इन मसल्स का काम होता है, मेन फंक्शन होता है साहब क्या, टेम्परेचर को मेंटेन करना। ठीक है, याद रखना क्या काम होता है इसका, टेम्परेचर को मेंटेन रखना। कैसे, देखो क्या करती हैं ये कि डार्टोस मसल की सिचुएशन होती है साहब, 2 प्रकार की स्थिति होती हैं। एक में क्या होगा, टेम्परेचर मान लो डाउन है, दूसरे में क्या है, टेम्परेचर अधिक है। यानी हम सर्दियों की बात कर लेते हैं कि जब टेम्परेचर डाउन होता है, कम होता है, तो ऐसी सिचुएशन में डार्टोस मसल होती हैं, सिकुड़ती हैं। और डार्टोस मसल में कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन होता है, और संकुचन होता है तो ये जो स्क्रोटल सेक है ये क्या होगा, सिकुड़ेगा। ठीक है, अब सिकुड़ेगा तो तुम अपन बात कर लेते हैं साहब कि माना ये क्या है, हमारी उदर गुहा है। ये क्या है, उदर गुहा। जब ये सिकुड़ेगा तो ये टेस्टिस है वो किसके समीप जाएंगे, उदर गुहा के समीप जाएंगे। और टेस्टिस जब उदर गुहा के समीप चले जाएंगे तो बॉडी यानी उदर गुहा का जो तापमान है उससे इसको पर्याप्त टेम्परेचर मिलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका तापमान बहुत ज़्यादा यानी स्क्रोटल सेक का तापमान बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हुआ। क्यों कि अगर इसका तापमान बहुत ज़्यादा डाउन हो गया तब भी स्पर्म में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और तापमान बहुत ज़्यादा हो गया तब भी। ठीक है, अब सुनो दूसरी बात, यदि टेम्परेचर बढ़ गया, बात कर लेते हैं गर्मियों की, तो गर्मियों में क्या होता है साहब कि डार्टोस मसल होती है, शिथिल होती हैं। ठीक है, रिलैक्स होती हैं। जब ये रिलैक्स अवस्था में आती हैं तो स्क्रोटम सेक है ये भी क्या हो जाता है, इसकी झिल्ली लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है, फैल जाती है, और ये उदर गुहा से ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। समझ गए ना। तो इस तरह से डार्टोस मसल ने क्या किया, टेम्परेचर मेंटेन किया। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करें, देखो ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर की लाइनिंग, इनको हम बोल देते हैं साहब, इसमें क्या पाया जाता है, स्पर्मेटिक फैसिया। क्या है, स्पर्मेटिक फैसिया। ये विशेष कनेक्टिव टिश्यू द्वारा निर्मित संरचना होती है, और स्पर्मेटिक फैसिया और डार्टोस मसल मिलकर क्या करती हैं साहब कि इस स्क्रोटल सेक की जो दीवार या भित्ति होती है उसको आस्तरित किए हुए रहती हैं। अब देखो हम बात कर लेते हैं, एक मसल और होती है इसमें अंदर की तरफ, देखो ये है। ठीक है, और इन मसल्स को हम क्या बोल देते हैं, देखो ये अंदर की तरफ, और इस मसल को हम बोलते हैं क्या, क्रीमेस्टर। क्या बोलते हैं, क्रीमेस्टर मसल बोल देते हैं। और ये वृषणोत्कर्ष मसल्स कहते हैं, ध्यान रखना। और ये भी याद रखना क्या है, ये टेस्टिस को ऊपर नीचे लाने में, यानी ये टेस्टिस और टेस्टिस की क्या
मूवमेंट्स में सहायक मसल होती हैं सब, देखा होगा टेस्टिस थोड़े ऊपर आते हैं नीचे आते हैं, तो उस मूवमेंट्स में। अच्छा, इनकी विशेषता क्या होती है, ये स्ट्रिएटेड होती हैं। कैसी होती हैं, रैखित होती हैं। डायटोस मसल कैसी थी, अरैखित थी। उनका काम क्या था कि ये स्क्रोटम सेक को फैलना, सिकुड़ाना और तापमान जिसके द्वारा क्या हो रहा था, हमारे स्क्रोटम सेक का तापमान है वो मेंटेन हो रहा था। ठीक है, इनका काम भी क्या होता है, टेस्टिस को ऊपर नीचे लाना। ठीक है ना। आप सुनिए साहब, ये जो टेस्टिस होते हैं, अगर हम इन टेस्टिस को फ्री छोड़ते हैं तो क्या इस रास्ते के द्वारा ये उधर गुहा में ऊपर भी तो जा सकते हैं ना। ठीक है ना, इसलिए हम इनको खुला नहीं छोड़ सकते। तो क्या करेंगे साहब, सुनिए, इसमें विशेष एक संरचना होती है, या अपन कह सकते हैं साहब एक विशेष प्रकार का लचीले ऊतकों द्वारा निर्मित एक स्ट्रक्चर होती है, जिसके द्वारा ये टेस्टिस स्क्रोटम सेक की दीवार से जुड़े होते हैं। ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो इस स्ट्रक्चर को, ये जो दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं गुबर्नेकुलम। क्या कहेंगे, गुबर्नेकुलम, या इसको मीजोरकियम भी कहते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, मीजोरकियम भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, गुबर्नेकुलम या मीजोरकियम का कार्य क्या होता है साहब, तो ये टेस्टिस को स्क्रोटल सेक की वॉल से क्या करता है, कनेक्ट करता है। या हम कह सकते हैं कि गुबर्नेकुलम या मीजोरकियम वो संरचना होती है जो कि स्क्रोटल सेक एंड टेस्टिस के मध्य कनेक्शन बनाती है। ओके, ये चीज़ याद रखना। अब देखो, आगे हम बात करते हैं फिर कि ये जो टेस्टिस है, यहीं से क्या होता है, इसमें एक स्ट्रक्चर विशेष, देखो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो इसमें हम बात करते हैं साहब इस तरह की अनेक, ये हो गया, ठीक है ना। इस तरह की संरचना होती है। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, देखो याद रखना भाई, इस स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या कहते हैं, देखो एक चीज ध्यान रखना, अपन बात कर लेते हैं कि टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस को उदर गुहा के पृष्ठीय दीवार से जोड़े रखने के लिए एक विशेष प्रकार की रज्जुनुमा संरचना होती है। क्या बताया मैंने कि प्रत्येक टेस्टिस को उदर गुहा की पृष्ठीय दीवार से जोड़े रखने के लिए एक रज्जुनुमा संरचना होती है। इस रज्जुनुमा संरचना को हम क्या कह देते हैं, इसको हम कहेंगे स्पर्मेटिक कॉर्ड या स्पर्मेटिक रज्जू कहते हैं। अब इसके अंदर देखो, मैंने डिफरेंट कलर में बताइए, रेड कलर में भी है, ब्लू है, ग्रीन है, ठीक है। और इसी में तुम्हें पता है किस तरह की स्ट्रक्चर अपन बात कर लेते हैं, ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पर्मेटिक कॉर्ड है ना, वास डिफरेंस, हम बात करते हैं साहब क्या, वासा डिफरेंस, शुक्र वाहिनी, बात करते हैं ब्लड वेसल्स, बात करते हैं नर्व फाइबर, और क्या, लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, अब सुनिए साहब, वासा डिफरेंस इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू उदर गुहा में पहुंचता है। उदर गुहा से ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर, लिम्फेटिक वेसल्स किस में एंट्री करती हैं, टेस्टिस में। इसका मतलब इसके लिए लिम्फ सप्लाई करना, इसके लिए ब्लड सप्लाई करना, ये काम किसका होता है, इनका। और ये किसके माध्यम से, स्पर्मेटिक कॉर्ड के माध्यम से, कहाँ, किससे, टेस्टिस से जुड़े हुए होते हैं भाई, याद रखना। ठीक है ना, ये हो गया स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब देखो अपन बात करें साहब क्या, ये उदर गुहा, ये स्क्रोटम सेक, और इसके बीच में दिखाई दे रही है गली, दिखाई दे रही है, एक गैलरी दिखाई दे रही है। इसको हम क्या कहते हैं, देखो यह एक पतली सकरी नलिका नुमा संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं साहब, इंग्विनल कैनाल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंग्विनल कैनाल कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए, ये जो इंग्विनल कैनाल है, या इसको वंशण नाल बोलते हैं, क्या बोल देते हैं इसको, वंशण नाल। इसका काम क्या होगा, देखो अपन बात कर लेते हैं साहब कि
इसका कार्य होता है पहली बात तो कि स्क्रोटम सैक की कैविटी और उदर गुहा की कैविटी या उदर गुहा, इसको ये आपस में क्या करता है सब, देखो कनेक्ट कर रहा है, एक तरह से इनके बीच में कनेक्शन पैदा कर रहा है। रीजन, क्योंकि टेस्टिस से कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि निकल कर कहाँ पहुँचेंगी, निकल कर किस में पहुंचेंगी, उदर गुहा में टेस्टिस से। ठीक है, जैसे हमने बात की स्पर्मेटिक कॉर्ड है, इसके थ्रू जैसे अपनी वासा डिफरेंस शुक्रवाहिनी वगैरह इसमें ही तो पहुंचेंगी। तो देखो वो किसके थ्रू, पहली बात तो इंग्विनल कैनाल। दूसरा इसका काम क्या होता है बता देता हूं कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो हमारे टेस्टिस अपन ने देखे साहब किस में स्थित हैं, स्क्रोटल सेक में हैं स्थित। लेकिन क्या ये स्क्रोटल सेक में ही बनते हैं, मैं प्रश्न पूछता हूं साहब, क्या टेस्टिस का निर्माण स्क्रोटम सेक में होता है? आंसर हाँ या ना। तुम कहोगे सर नहीं होता, तो कहाँ होता है? होता है साहब किस में, उदर गुहा में। याद रखना टेस्टिस का निर्माण किस में होता है, उदर गुहा में होता है। अब सुनिए, उदर गुहा में जब ये डेवलप हो चुके होते हैं तो प्रेगनेंसी का कौन सा, देखो हम बात करें सब, प्रेगनेंसी का 7th मंथ चल रहा होता है और 7th मंथ के एंड में ये जो टेस्टिस होते हैं इनको किसके अंदर उतारा जाता है, याद रखना साहब, इनको स्क्रोटल सेक में उतारा जाता है। इसका निर्माण तो कहाँ हुआ, एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा में। और उदर गुहा में जब ये निर्मित हो गए तब इनको कहाँ भेजा गया साहब, स्क्रोटल सेक में। याद रखना गुबर्निकुलम ऑलरेडी होता है ये इस तरह से इसमें, ठीक है ना। ये क्या हुआ साहब, इसको क्या है, गुबर्निकुलम में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, संचन, और इसको क्या किया है, ये छोटा होता जाता है कॉन्ट्रैक्शन से, तो ये टेस्टिस हैं किस में खिंचते हुए चले जाते हैं, स्क्रोटल सेक में खिंचते हुए आ जाते हैं। समझ गए ना। अब आगे बात कर लेते हैं। तो इंग्विनल कैनाल का काम क्या था कि उदर गुहा में से टेस्टिस को किस में पहुंचाना, स्क्रोटल सेक में। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ कि हमने कहा साहब कि ह्यूमन के अंदर 7वें महीने में टेस्टिस आ जाते हैं किस में, स्क्रोटल सेक में, और उसके बाद लाइफ टाइम किस में रहते हैं, स्क्रोटल सेक में रहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, कई बार देखो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, कई बार ऐसा होता है कि ये टेस्टिस है ना, ये किस में नहीं आ पाते, स्क्रोटल सेक में नहीं आ पाते। टेस्टिस का स्क्रोटल सेक में ना आ पाना, यानी टेस्टिस है वो कहाँ नहीं आ पा रहे हैं, स्क्रोटल सेक में। इस स्थिति को हम क्या बोल देते हैं, देखो इस स्थिति को हम बोलते हैं क्रिप्टोर किडिज्म अवस्था बोल देते हैं। दिख रहा है क्या, क्रिप्टोर किडिज्म अवस्था बोलते हैं इसको, समझ गए ना। अच्छा, और इस प्रकार के टेस्टिस को हम क्या बोल देते हैं, अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं। याद रखना क्रिप्टोर किडिज्म की अवस्था में कई बार सिचुएशन ये होती है, टेस्टिस पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, स्पर्म का निर्माण नहीं होता, और एंड में मैगलिन क्या होता है ऐसा, मैगलिनेंसी पैदा हो जाती है। ठीक है, मैलिग्नेंसी या मैलिग्नेंट ट्यूमर, कैंसर जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो याद रखना कि क्रिप्टोकिडिज्म अवस्था में हम टेस्टिस को सर्जरी द्वारा क्या कर देते हैं, बाहर निकलवा देते हैं। याद रखना क्रिप्टोकिडिज्म अवस्था होती है, और इसमें यदि हम टेस्टिस को कंप्लीटली क्या है, ऑपरेट करके बॉडी से बाहर निकलवा देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं भाई, ऑर्कियोडेक्टोमी। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ऑर्कियोडेक्टोमी प्रक्रिया है, तो तुम क्या लिखोगे कि क्रिप्टोकिडिज्म अवस्था या से ग्रसित टेस्टिस को सर्जरी द्वारा बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, एक सिचुएशन ये होती है, टेस्टिस पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं लेकिन वो किन्हीं कारणों से किस में नहीं आ पाए, स्क्रोटल सैक में नहीं आ पाए। ऐसी स्थिति में बाल्यावस्था की बात कर रहा हूं मैं, चाइल्डहुड की बात कर रहा हूं, तो इस अवस्था में डॉक्टर क्या करता है कि सर्जरी द्वारा इन टेस्टिस को, याद रखना, किस में उतार देता है, सर्जरी करता है, और सर्जरी द्वारा वो स्क्रोटल, क्योंकि ये पूरी तरह से डेवलप तो हैं, स्क्रोटल सैक भी पूरी तरह डेवलप है, इसका मतलब बाल्यावस्था में इस टेस्टिस को हम किस में पहुंचा सकते हैं, वृषण कोश में पहुंचा सकते हैं। तो इस अवस्था को या इस सिचुएशन को पता है हम क्या बोलते हैं, ऑर्कियोपैक्सी। ऑर्कियोपैक्सी
पैक्सी। अब देखो एक चीज़ याद रखना, कहोगे सर आर्कियोडेक्टोमी और आर्कियोपैक्सी में क्या अंतर होता है। आर्कियोडेक्टी में क्या होता है साहब कि इस अवस्था के अंदर हम सर्जरी द्वारा टेस्टिस को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि उसमें मैलिग्नेंसी होने का खतरा रहता है। और आर्कियोपैक्सी में क्या होता है हम कि टेस्टिस को उदर गुहा से सर्जरी द्वारा वृषण कोष में लाते हैं। ये अंतर होता है, समझ गए। एक अवस्था और होती है कैस्ट्रेशन। क्या होती है? कैस्ट्रेशन। पता है तुम इस अवस्था को मेनली बैल वगैरह नहीं होते क्या, उनमें काम में लाते हैं। और कैस्ट्रेशन का मतलब होता है कि इनके टेस्टिस को तोड़ दिया जाता है, क्रश कर दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है साहब, इसको हम कैस्ट्रेशन कहते हैं। और कैस्ट्रेशन से बैल वगैरह होते हैं ना, वो शांत स्वभाव के हो जाते हैं, ठीक है ना, और उनमें मीट वगैरह की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, याद रखना। अच्छा, अब देखो एक स्थिति और आती है। कई बार बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि क्या साहब ऐसा होता है क्या कि टेस्टिस हमेशा ही वृषण कोष में रहें, हाँ या ना? ना, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे देखो मैंने बताया ह्यूमन में तो 7वें महीने में टेस्टिस आ जाते हैं वृषण कोष में, लाइफ टाइम ऐसे ही रहते हैं। लेकिन हम बात करें किसकी, हम बात करेंगे किसकी, जैसे रोडेंट्स हैं। अब रोडेंट्स के अंदर आते हैं कृंतक, जैसे चूहा है, जैसे कायरोप्टेरियंस हैं, जैसे चमगादड़। इनमें पता है क्या होता है कि टेस्टिस कहाँ रहते हैं, उदर गुहा में। टेस्टिस कहाँ रहते हैं, उदर गुहा में। लेकिन जब जनन काल स्टार्ट होता है, कौन सा जनन काल स्टार्ट होता है, तो ये किस में आ जाते हैं, वृषण कोष में। जनन काल समाप्त होते ही ये वापस किस में चले जाते हैं, उदर गुहा में। इसका मतलब स्थायित्व तो नहीं होता, ये उदर गुहा में उदर गुहा से स्क्रोटल सेक में आ सकते हैं, स्क्रोटल सेक से उदर गुहा में, ठीक है ना। अच्छा, एक हमने पढ़ा सा व्हेल, हमने पढ़ा एलिफेंट। बेटा याद रखना कि व्हेल एवं एलिफेंट में टेस्टिस कभी भी स्क्रोटल सेक में नहीं आते, हमेशा किस में रहते हैं, हमेशा उदर गुहा में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई टेस्टिस की, कैसा, इसकी झिल्ली और इनके मध्य की। अब हम प्रॉपर बात करेंगे टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर की, ठीक है।